नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है आधुनिक काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। यहाँ मैंने बिंदुवार रूप में विशेषताओं को प्रस्तुत किया है जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। पहली जो विशेषता है खड़ी बोली गद्य का विकास है। आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का उदय और विकास एक ऐतिहासिक घटना है। इस युग में खड़ी बोली का शुद्ध और परिष्कृत स्वरूप बना। तो यह एक ऐसी विशेषता है जो आधुनिक काल को बाकी सभी कालों से अलग दर्शाती है। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। खड़ी बोली पद्य का विकास। अभी तक कविताएं किस भाषा में रची जा रही थी? रीतिकाल पर मैंने पहले ही वीडियो बनाकर यह बातें आपको समझाई हैं। अभी इसे आप और अच्छे रूप में समझ सकते हैं। क्या है देखिए, पद साहित्य की प्राचीन विधा है। आधुनिक काल में काव्य भाषा खड़ी बोली हुई। इसके पहले ब्रज भाषा को ही काव्य भाषा माना जाता था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना। द्विवेदी युग में आकर कविता खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। भारतेंदु युग में भी कविताएं जो रची गई हैं वो अधिकतर ब्रज भाषा में ही रची गई हैं। लेकिन द्विवेदी युग में आकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में कविताएं जो हैं खड़ी बोली में ही लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चेतना का विकास। आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय धारा का विकास एक प्रमुख घटना है। सन 1857 के बाद राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का भाव बढ़ने लगा। 1857 में जो क्रांति हुई उसी के बाद से राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का भाव बढ़ने लगा और राष्ट्रीयता का प्रथम उत्थान भारतेंदु युग में हुआ। आगे बढ़ते हैं। चौथी जो विशेषता है उसे देखते हैं। सामाजिक और आर्थिक विषमता का विरोध। सामाजिक और आर्थिक विषमता आज के युग का एक ज्वलंत प्रश्न है। स्वतंत्रता के पूर्व ये प्रश्न विदेशियों से जुड़ा था। क्यों जुड़ा था? क्योंकि हम पराधीन थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस वक्त विदेशियों से ये प्रश्न जुड़ा हुआ था। सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से विषमता हो, हिंदी साहित्य में विदेशी शोषण के विरुद्ध आवाज भारतेंदु काल से ही उठ चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। पांचवी जो आधुनिक काल की विशेषता है क्या है? प्रकृति का सुंदर चित्रण। प्रकृति का सुंदर चित्रण। आधुनिक काल के हिंदी साहित्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण न करके उसे आलंबन रूप प्रदान किया गया। यहाँ प्रकृति स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करती है। प्रकृति के मानवीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। छायावादी कवियों ने प्रकृति चित्रण पर विशेष बल दिया। पंत, महादेवी, निराला का काव्य प्रकृति चित्रण से परिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी प्रभाव। अंग्रेजों के भारत आगमन से हमारे जीवन पर उनके विचारों व चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी तथा अन्य पाश्चात्य साहित्य के संपर्क से हिंदी साहित्य अछूता न रहा। तो साहित्य समाज का आईना है और समाज पर अगर विदेशी प्रभाव पड़ रहा है तो साहित्य उससे कैसे अछूता रह सकता है? तो वही स्थिति हिंदी साहित्य के साथ भी रही। आगे बढ़ते हैं। सातवीं जो विशेषता है, साहित्य जीवन की और। रीतिकाल का साहित्य कैसा था? दरबारों के कटघरे में बंद था। हम सभी जानते हैं दरबारी जीवन था, दरबारी साहित्य था। कवि जो थे राजाओं के आश्रित थे, उन्हीं के अधीन रहकर काव्य रचना किया करते थे। उनका उद्देश्य कैसा था? सामंतों की रुचियों को तुष्ट करना था, संतुष्ट करना था। तो वो जितने भी कवि थे वो क्या करते थे? अधिकतर राजाओं या सामंतों की प्रशंसा में ही काव्य रचनाएं किया करते थे। लेकिन आधुनिक काल में ये बात नहीं रही। आधुनिक काल में साहित्य का उद्देश्य बदला, साहित्य का उद्देश्य ही बदल गया। राष्ट्रीय आंदोलन ने
साहित्यकारों को राष्ट्रीयता की ओर उत्प्रेरित किया। आज जनपद साहित्य का केंद्रीय विचार है। तो अब जनता ही साहित्य के केंद्र में है और साहित्य जीवन की ओर है। तो ये कब स्थिति बनी? यह जो विशेषता हम देखते हैं, यह विशेषता आधुनिक काल में ही दिखाई पड़ती है। तो आधुनिक काल की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं थे उन पर मैंने चर्चा कर ली। बिंदुवार रूप से भी आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे। जैसे क्या क्या है, इन सारी विशेषताओं को आप बिंदुवार रूप में भी याद रखें। जैसे खड़ी बोली गद्य का विकास, खड़ी बोली पद्य का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास, सामाजिक आर्थिक विषमता का विरोध, प्रकृति का सुंदर चित्रण, विदेशी प्रभाव और साहित्य जीवन की ओर। क्योंकि कई बार होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीधे बिंदुओं के रूप में ही पूछ लिए जाते हैं कि ये किस काल की विशेषता है। तो उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।